डियर स्टूडेंट्स, आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट में एक महत्वपूर्ण टॉपिक रेंट यानी कि लगान का अध्ययन करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण जो इसमें सिद्धांत है वो है रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट। रिकार्डो जो है वो लगान को इस तरह से परिभाषित करता है कि लगान जो है इट इज़ द पोर्शन ऑफ प्रोड्यूस ऑफ द अर्थ विच इज़ पेड टू द लैंडलॉर्ड फॉर द यूज़ ऑफ ओरिजिनल एंड इंडिस्ट्रक्टिबल पावर्स ऑफ द सॉइल। यानी कि लगान भूमि का उपयोग करने से जो भूमिपति है उसको प्राप्त होता है, क्योंकि उसकी जो मौलिक शक्तियाँ हैं और अविनाशी शक्तियाँ जो हैं उसके एवज में जो लैंडलॉर्ड को प्राप्त होता है वो लगान कहलाता है। अर्थात लगान जो है रिकार्डो के अनुसार वो केवल भूमि को प्राप्त होता है या भूमि के उपयोग करने के बदले जो प्रतिफल प्राप्त होता है उसको लगान कहा जाता है। और लगान क्यों प्राप्त होता है भूमि को? क्योंकि भूमि के पास कोई मौलिक और अविनाशी शक्तियाँ होती हैं। अब ये जो सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है यह कुछ मान्यताएं को लेकर रिकार्डो ने प्रतिपादित किया। तो ऐसी कौन सी मान्यता हैं जिस पर यह सिद्धांत आधारित है? ये निम्न प्रकार से हैं। पहला, वो मान के चलता है कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है। दूसरी, कि जो पूर्ति है भूमि की वो सीमित है। तीसरा, कि भूमि में जो उपजाऊपन है वो अलग अलग भूमि में अंतर होता है, उपजाऊपन में अंतर होता है या फर्टिलिटी में अंतर होता है। फिर भूमि की कुछ मौलिक और अविनाशी शक्तियाँ होती हैं। आगे इसी प्रकार जो डिमांड है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की वो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है तो वैसे वैसे कृषिगत उत्पादों की मांग भी बढ़ती है। फिर इसी प्रकार जो ये मान के चलते हैं रिकार्डो कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स लागू होता है खेती में, या खेती में उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है। फिर इसी प्रकार से वो मानते हैं कि केवल भूमि के उपयोग के बदले जो प्रतिफल मिलता है उसी को लगान कहते हैं। और वो दीर्घकाल में लगान को मानकर चलते थे कि दीर्घकाल में ही लगान प्राप्त होता है। और इसके अलावा वो भूमि और पूंजी को सिंगल फैक्टर के रूप में देखते थे। और रेंट इज़ प्राइस डिटरमाइंड, और उनके अनुसार लगान जो है वो कीमत के द्वारा निर्धारित होता है। और इस अंतिम जो उनकी मान्यता है वो ये है कि जो भूमि पर खेती की जाती है वो हिस्टोरिकल सीक्वेंस में की जाती है। अर्थात सबसे जो उपजाऊ भूमि है उसको सबसे पहले प्रयोग में लिया जाता है, उसके बाद कम उपजाऊ और उसके बाद और कम उपजाऊ भूमि को, यानी कि इस ऑर्डर में खेती की जाती है। देखिए ये चित्र बताया गया है कि किस प्रकार से दो प्रकार से खेती संभव होती है। एक तो एक्सटेंसिव या विस्तृत खेती वह कहलाती है जब भूमि की मात्रा में वृद्धि की जाती है, और इंटेंसिव खेती वह होती है जब एक सीमित भूमि पे पूंजी और श्रम की मात्रा या फर्टिलाइज़र्स की मात्रा को बढ़ाया जाता है। तो जो पहला चित्र है उसमें एक्सटेंसिव खेती या विस्तृत खेती को लेकर उदाहरण बताया गया है कि किस प्रकार से 3 प्रकार की भूमि है, ए, बी और सी। जब ए ग्रेड की भूमि पर खेती की जाती है तो उत्पादन जो है वो 25 होता है, 25 क्विंटल्स होता है। गेहूँ भी ले सकते हैं या कोई अन्य अनाज भी हम ले सकते हैं। जब
जनसंख्या में वृद्धि होती है और कृषिगत उत्पादों की वृद्धि होती है तो बी ग्रेड भूमि पर भी खेती की जाती है। और बी ग्रेड भूमि पर खेती करने पर जो उत्पादन है या उपज जो है वो 20 क्विंटल होती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अधिक उपजाऊ भूमि और उससे कम उपजाऊ भूमि की जो उपज का अंतर है वो है 5, यानी कि ए भूमि को लगान के रूप में 5 क्विंटल उपज प्राप्त होती है। अब और जनसंख्या में वृद्धि होती है तो सी ग्रेड की भूमि पर खेती की जाती है और सी ग्रेड की भूमि पर खेती करने पर उपज जो है वो 15 क्विंटल होती है। अब 15 क्विंटल होती है जो कि कीमत के बराबर है, इसलिए सी ग्रेड की भूमि को कोई लगान नहीं दिया जाता और क्योंकि उसकी जो कीमत है और जो उपज है वो बराबर है। तो इस प्रकार से 15 उपज के आधार पर 15 क्विंटल उपज के आधार पर ए ग्रेड को भूमि को 10 उपज के बराबर लगान प्राप्त होता है और बी भूमि को 5 क्विंटल उपज के बराबर लगान प्राप्त होता है। इसी को हम इंटेंसिव खेती के रूप में भी लागू कर सकते हैं। बी फिगर में या सेकंड फिगर में हमने बताया है कि कैपिटल और लेबर की डोजेस का प्रयोग करते हुए फर्स्ट डोज लगाई जाती है तो ए ग्रेड भूमि पर तो उपज वही 25 क्विंटल है। फिर सेकंड डोज जब मांग बढ़ने पर सेकंड डोज पूंजी और श्रम की मात्रा को बढ़ाया जाता है उसी ए ग्रेड भूमि पर तो उपज 20 क्विंटल होती है। और अधिक उत्पादन या मांग बढ़ने पर जनसंख्या की वृद्धि होने पर जब तीसरी डोज लगाई जाती है पूंजी और श्रम की तो उपज 15 क्विंटल होती है। तो इस प्रकार से पहली डोज की जो रेंट या लगान प्राप्त होता है वो 10 क्विंटल के बराबर होता है और सेकेंड डोज पर जो लगान प्राप्त होता है वो 5 क्विंटल की बराबर होता है। और दोनों केसेस में जो अंतिम डोज है या जो सी ग्रेड भूमि है उनको कोई लगान प्राप्त नहीं होता। ठीक इसी चीज़ को हम लागत और कीमत वक्र के द्वारा भी दर्शा सकते हैं। देखिए चित्र ये एक्सटेंसिव खेती का उदाहरण है जिसमें 3 ग्रेड्स बताई गई हैं, ए ग्रेड, बी ग्रेड और सी ग्रेड। ए ग्रेड जो प्रारंभ है उसमें पीओपी कीमत पर एमसी और एसी बराबर होने पर एमसी एमआर के बराबर होने पर जो ए ग्रेड भूमि है उसे कोई लगान प्राप्त नहीं होता क्योंकि वो लागत के बराबर है कीमत। अब इसके बाद जनसंख्या में वृद्धि होने पर बी ग्रेड भूमि पर खेती की जाती है और कीमत OP1 है बी पॉइंट पर MCAC के बराबर है। और जब बी ग्रेड पर भूमि पर जब खेती की जाती है तो ए ग्रेड को OP1 कीमत पर जो लगान प्राप्त होता है वो A1, E1, D1 और P1 होता है। अब और अधिक जनसंख्या बढ़ती है तो कृषिगत वस्तुओं की मांग भी बढ़ती है और उत्पादन बढ़ाने हेतु सी ग्रेड भूमि पर उत्पादन किया जाता है OP2 कीमत पर। इसको कोई लगान प्राप्त नहीं होता क्योंकि कीमत लागत बराबर है, किंतु ऐसी परिस्थिति में बी ग्रेड भूमि को भी लगान प्राप्त होता है अब और लगान की मात्रा है P2, K1, B1, T1 और
ए ग्रेड की भूमि को अब लगान प्राप्त होता है P2, D2, A2, E2। तो हम देखते हैं किस प्रकार से उपजाऊपन के अंतर के कारण या इन्फीरियर और सुपीरियर लैंड के कारण भूमि को डिफरेंशियल सरप्लस या अतिरिक्त लगान प्राप्त होता है। अब हम इस सिद्धांत की आलोचनाएं देखेंगे कि जो मान्यताएं हैं जो कि रिकार्डो के द्वारा ली गई हैं तो उसमें क्या कमी है या किस आधार पर दूसरे अर्थशास्त्रियों ने उनकी आलोचना या कमियों को इंगित किया है। देखिए, पहला अर्थशास्त्री कहते हैं कि जैसे कि रिकार्डो ने माना है कि भूमि की मौलिक और अविनाशी शक्तियाँ होती हैं, ऐसा वो कहते नहीं है, क्योंकि कई बार फर्टिलाइज़र्स, सिंचाई आदि की सुविधाएं लेकर का प्रयोग कर भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाया भी जा सकता है। इसी प्रकार जो हिस्टोरिकल ऑर्डर बताया है वो कहते हैं इस प्रकार से नहीं है। प्रोफेसर कैरे ने उस समय अमेरिका के एम्पायरिकल स्टडीज़ के बारे करते हुए बताया कि सर्वप्रथम उन अमेरिका में या यूरोपियन कंट्रीज़ में पहले कम उपजाऊ भूमि का प्रयोग किया गया और जैसे जनसंख्या बढ़ी तो और अधिक उपजाऊ भूमि का पर खेती की गई। फिर वो कहते हैं कि लगान जो है वो फर्टिलिटी के अंतर के कारण नहीं है, अपितु स्कैरसिटी यानी कि लैंड जो उसका फीचर है फिक्स्ड होने का, उसके कारण उसकी जो पूर्ति जो निश्चित है उसके कारण या स्कैरसिटी के कारण जो अतिरिक्त उसको प्राप्त होता है वो लगान है, ना कि फर्टिलिटी के अंतर या उपजाऊपन के अंतर के कारण, जैसा कि रिकार्डो ने बताया। फिर इसी तरह वो कहते हैं कि कोई भी ऐसी भूमि नहीं है जिसको लगान प्राप्त नहीं होता या मार्जिनल लैंड नहीं है। इसके बाद लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स को, जैसे कि रिकार्डो ने कहा कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स लागू होते हैं, ये भी दूसरे अर्थशास्त्रों ने गलत सिद्ध किया और उन्होंने कहा कि आवश्यक नहीं कि खेती में हमेशा उत्पत्ति ह्रास नियम ही लागू हों। फिर इसके साथ ही जो और आलोचनाओं के आधार रहे वो है कि रिकार्डो के अनुसार लगान जो है वो दीर्घकाल में प्राप्त होता है, जबकि दूसरे अर्थशास्त्री कहते हैं कि अल्पकाल में भी जब साधन मांग के अपेक्षाकृत या मांग की तुलना में कम रहता है तो उस कारण भी उसको अतिरेक प्राप्त होता है जो कि लगान का रूप होता है और जिसको मार्शल ने कॉजी रेंट की संज्ञा दी है। फिर कीन्स रिकार्डो के अनुसार जो लगान है केवल भूमि के ही प्राप्त होता है, जबकि अन्य अर्थशास्त्रों के अनुसार भूमि को ही लगान प्राप्त नहीं होता, अपितु अन्य जो उत्पादन के साधन हैं उनको भी लगान प्राप्त होता है। फिर इसी आधार पे और जो आलोचना है वो ये है कि इन्होंने इसको होमोजीनियस माना है कैपिटल और लेबर को और सिंगल फैक्टर के रूप में, जो कि गलत है, और भूमि के कई उपयोग हो सकते हैं। और इसकी अंतिम जो आलोचना है कि रेंट इज़ नॉट डिटरमाइंड बाय प्राइस, जबकि रिकार्डो के अनुसार रेंट जो है वो कीमत के द्वारा निर्धारित होता है, जबकि अन्य अर्थशास्त्री मानते हैं कि रेंट जो है जो कि किसान भूमिपति को देता है, लैंडलॉर्ड को देता है, तो वो लागत में शामिल होता है और इस प्रकार से कीमतों में भी शामिल होता है। तो इस प्रकार से ये कुछ आलोचनाएं हमने देखी और अंत में हम कंक्लूजन के रूप में कह सकते हैं, यद्यपि कई कमियां हैं रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट में, किंतु फिर भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है नीति निर्धारण में, और इसीलिए
प्रोफेसर रॉबर्टसन ने कहा है कि रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट हैज़ नो मीन्स लॉस्ट इट्स वाइटलिटी एंड इंस्ट्रक्टिवनेस, यानी कि आज भी वर्तमान में भी इसकी इम्पोर्टेंस कम नहीं हुई है और ये एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है अन्य सिद्धांतों के आधार बनने हेतु। धन्यवाद।